नमस्कार, प्रदेश के प्रश्न में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश के भोपाल में भीख लेना और देना दोनों ही जुर्म घोषित किया गया है। अब यहां पे भीख लेने वाले और देने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी और भोपाल के कलेक्टर ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल के ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने वालों का जमावड़ा देखने को मिलता है। सिग्नल लगते ही भिखारी छोटे छोटे बच्चों को लेकर कार के पास पहुंच जाते हैं। कहीं कार साफ करके पैसे मांगते हैं तो कभी बच्चों की बीमारी का हवाला देकर। लेकिन अब आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंदौर के बाद अब भोपाल प्रशासन ने भी भिक्षावृत्ति को लेकर कदम उठाया है। भोपाल में भीख लेने और देने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। जिले के अंदर भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। नए आदेश के हिसाब से भोपाल की सीमा में भीख मांगने पर पाबंदी है। ऐसे में भिखारियों को कोई भी भीख नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि भिखारियों से कोई सामान खरीदना भी मना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। प्रशासन चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करेगा। सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आश्रय स्थल जो कोलार का है उसको भिक्षुगृह के रूप में नोटिफाई किया है। वहाँ पे खाने के लिए प्रबंध रहेगा, वहाँ पे रुकने का प्रबंध रहेगा। तो अगर किसी के पास घर नहीं है, हालांकि हमने जो सर्वे कराया उसमें 2 मेजर बस्तियां हैं जिनके घर भी हैं, बट वो बाई हैबिट भिक्षावृत्ति करते हैं, उनको हमने ऑप्शन भी दिया कि आप काम करिए, स्वरोजगार योजनाओं से जुड़िए। तो पहली बात है, हमने आश्रय स्थल को भिक्षुगृह के रूप में नोटिफाई कर लिया, वहाँ पे आप जाके रुक सकते हैं। दूसरी चीज, हमने अभी इस पे प्रतिबंध लगा दिया, 163 के तहत आदेश जारी कर दिया। अब कोई बच्चे से सामान बिकवाएगा या कोई भिक्षावृत्ति करेगा चौराहों पे, रोड पे, तो जो करेगा उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हम अभी अपनी स्क्वाड गठित कर रहे हैं जो हमारी घूमेगी, एक आध दिन में चालू हो जाएगी वो। और जो देगा तो वो अगर हमारे सीसीटीवी फुटेज में आता है या मोबाइल में आता है तो हम उस पर भी एफआईआर की कार्रवाई कराएंगे। तो ये दोनों ही काम हम करेंगे। तीसरा, इन लोगों को जो सर्वे है उसको हम स्वरोजगार योजनाओं से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उन्हें पीएम स्वनिधि और दूसरी योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। तो 3 स्टेप की रणनीति बनाई है। दरअसल अक्सर भिखारियों की ओर से भीख मांगने के दौरान कई तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि भिखारियों की तरफ से भीख न देने पर बदतमीजी करना, ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को परेशान करना। वहीं जब शहरों के कई भिखारियों को पकड़कर उनकी जांच की गई तो कई भिखारी घर गाड़ी रुपए पैसे से संपन्न पाए गए। भोपाल में भिक्षावृत्ति पर अब रोक लगा दी गई है। भोपाल कलेक्टर ने बकायदा इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। अमूमन जहां भोपाल के सिग्नल्स पर, चौराहों पर भिखारियों की भीड़ होती थी, अब वो संख्या कम हो गई है। इस वक्त हम जिस चौराहे पर मौजूद है, यहाँ पर अगर तस्वीरें देखेंगे तो आपको कोई नज़र नहीं आएगा। हालांकि एक दंपति ज़रूर हैं जो हमें यहाँ पर मिले हैं, लेकिन बड़ी संख्या जो है वो अब दिखाई नहीं दे रही है। दादा हैं, बुजुर्ग हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम अमर सिंह है भाई साहब। अच्छा, क्या करते हैं आप? अब जो तो देखने मिल का छू नहीं रहा हमें। अब हम क्या करें बताओ, क्या अच्छा, मांगते हैं आप? अरे बहुत मांग लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या करें। कितने पैसे सुबह से मिल गए आपको? अरे नहीं मिले हमें, 50-60 रुपए में बस 50-60 रुपए। क्या करें, बहुत वो आ गए तो नहीं तो कोई दे ही नहीं रहा। कितने साल से आते हैं? हम 2001 से मांग रहे हैं। 2001 से? हाँ, कोई नहीं दे भाई। अब और 2025 आ गया, 24 साल हो गए आपको? अरे 2021 है ना, इजाज है 21 से मांग रहे हैं? कोरोना से हमारा कोई अच्छा। लाभ नहीं है ना, हमें मान लो पेंशन मिल रही ना वृद्ध वो मिल रही। हमारे 2001 से गेहूँ बंद है, 21 से। क्या बंद है? गेहूँ कंट्रोल को। अच्छा, राशन भी नहीं मिलता? नहीं मिलता, हम मुखिया है, हमारा नाम है। घर में कितने लोग हैं? बेटे क्या करते हैं? बेटे अपने कर रहे हैं काम, मजूरी फजूरी, दुकानों पर कौन नौकरी है हमारी। अब ऐसे में बात की जाए भिखारियों की संख्या की तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में भिखारियों की तादाद 28,695 है। भोपाल में 250 से ज्यादा भिखारी हैं। इंदौर में 350 से अधिक भिखारी रेस्क्यू किए गए। भीख मांगना और भीख देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में है। ये जानते हुए भी ना तो भीख मांगने वालों की संख्या कम हुई और न ही भीख देने वालों की। पर अब की जा रही कानूनी कार्रवाई से उम्मीद है कि शहर से भीख मांगने वालों की संख्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।
और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। देवेंद्र सिंह राय रिटायर्ड आईएएस है, अरविंद खरे रिटायर्ड डीएसपी है, विनीता सिंह तोमर मानव संरक्षक ट्रस्ट हैं से जुड़े हुए हैं, और सहयोगी अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अजय शर्मा, आपके पास आते हुए, जब से ये नियम लागू किया गया है उसके बाद से क्या परिवर्तन आप भोपाल के चौक चौराहों पर देख रहे हैं? देखिए दीपिका, नियम क्यों लागू किया गया है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस पर काफी लंबे अर्से से काम कर रहे थे। उन्होंने पिछले कुछ समय पहले जिस विषय को तमाम टीवी चैनल खबरों की भीड़ में छोड़ देते हैं उसको यानी टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उठाया है, और अभी नहीं उठाया है। हमारी खबर का इम्पैक्ट भी है, और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पूरे मामले में दिलचस्प आप टाइमिंग देखिएगा दीपिका। भोपाल में होने वाली है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, तमाम देश दुनिया के मेहमान आने वाले हैं। ऐसे में भोपाल कलेक्टर को ये सुध आई है कि यदि आप सड़क पर भीख मांगते पाए गए तो इस पर अब कार्रवाई होगी, और पूरी तरीके से प्रतिबंधात्मक आदेश इसे लेकर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने लागू कर दिए हैं। कल ये आदेश लागू हुए। इसके पहले यदि बात करें तो इंदौर में भी यही लागू हुए थे। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ये आदेश लागू सबसे पहले हुए थे। वहां कलेक्टर ने आदेश दिए थे कि कार्रवाई होगी। पिछले दिनों इंदौर में एक एफआईआर हुई थी, भीख देने वाले पर भी, आमतौर पर भीख लेने वाले पर भी होती थी, लेकिन भीख देने वालों पर भी अब एफआईआर हो रही है। भोपाल में भी हुई थी, एमपी नगर थाने ने मामला दर्ज किया था। दोनों बड़े शहरों में अभी तक एक एक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उन सब के बीच में जिस तरीके से चौक चारों, जो आपने हमारे तमाम दर्शकों को अपने तस्वीरें दिखाई भोपाल की, जिस सड़क पर भीख मांगने वालों की तस्वीर आपने दिखाई, भिक्षा व्यक्ति करने वालों की, वो सड़क भी चमचमा रही है। उसका कारण है कि अब सड़क से लेकर रंगरोगन से लेकर तमाम सड़कों से भिखारियों को भी हटाने का काम शुरू हो गया है। इसके पीछे की सबसे अहम वजह है कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होनी है भोपाल में। दुनिया भर के मेहमान आएंगे। ऐसे में भोपाल की साफ सुथरी छवि रहे, देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा भोपाल के पास है, और उसी दर्जे के तहत भिखारी मुक्त शहर भी बनाने की कवायद है। तो लगे हाथ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ये भी काम करते चले जा रहे हैं। एक अच्छी पहल है, लेकिन सवाल सबसे अहम ये है दीपिका कि इन भिखारियों के पुनर्वास, और ये भिखारी आते कहां से हैं, ये भीख कैसे मांगते हैं? कई 40 साल से मांग रहे हैं, किसी की पूरी उम्र हो गई है, कोई बच्चे लेकर हाथ में मांगता है। कभी इनके लिए गिरोह पकड़े गई थी राजधानी भोपाल में, कभी इनके ओरिजिन को लेकर बात होती है कि आते कहां से हैं। इसे लेकर दो पक्ष हैं। नगर निगम भोपाल अलग सोचता है और भोपाल जिला प्रशासन अलग सोचता है इस पूरे मामले में। नगर निगम का पक्ष है कि कोई ऐसा आश्रय स्थल बना दिया जाए जिसके लिए जमीन मांगने के लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को चिट्ठी लिखते हैं। उधर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भिखारियों के भोपाल की सड़क से पूरी तरीके से हटाने की कवायद में करते हैं। मतलब साफ है कि शासन स्तर पर इसमें लेकर जबरदस्त तरीके से कोऑर्डिनेशन का अभाव है। आखिर आप इनको भीख मांगने वालों को हटा देंगे तो जैसा दादा आपके सामने आज की तस्वीर बता रहे थे, जो भिक्षावृत्ति करते हैं, कि उनको गेहूं भी नसीब नहीं होता, उनके नाम से भले राशन की पर्चियां कहीं कट रही हो किसी राशन दुकान से, और किसी की पेंशन कोई उनकी किसी के खाते में उनकी पेंशन जा रही हो, ऐसा हम नहीं कहते हैं, लेकिन आमतौर पर हमने पिछले कुछ अरसे में इस तरीके की खबरें दिखाई जिसमें सब बातें निकलकर सामने आती हैं। तो अब दादा सड़क के सिवाय कहीं नजर नहीं आएगा। सवाल यह है कि इसके मूल जड़ में जाकर दीपिका काम करना होगा कि भिक्षावृत्ति करने वाले आते कहां से हैं, इनका ओरिजिन कहां से है। ऐसा लोग बताते हैं कि भोपाल और उसके आसपास कई ग्रामीण इलाके हैं जब बाकायदा एक हिंदू के तौर पर काम करते हैं। कुछ की अपनी परेशानियां हैं, कुछ रेडी पटरी पर रहने वाले हैं, कुछ झुग्गी में रहने वाले हैं, जिनके जिनको अनाज खाना नसीब नहीं होता है। यही कारण है कि इस तरीके से सड़कों पर भिखारियों और तो बिल्कुल कुल मिलाकर इसको बिल्कुल भोपाल को भीख से मुक्त करने के लिए पहले गहन जांच होनी चाहिए, बाकायदा स्टडी होनी चाहिए। देवेंद्र सिंह राय जी, क्या बिना ब्लूप्रिंट के प्रशासन ये काम करने जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने कहा कि टाइमिंग को लेकर भी यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इंदौर में तो पूरा ऑलमोस्ट 1 साल लग गया था इंदौर को भीख से मुक्त करने के लिए। नहीं, देखिए, टाइमिंग का मिलना एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि जो अतिक्रमण को छिपाना, ठेलों को हटाना, भोपाल को सुंदर दिखाना, जैसे भारत सरकार ने किया था जब कोई वहाँ ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, कोई सम्मेलन हुआ था G20 का, तो बहुत सारी टीन के चद्दरें लगा के झुग्गियों को छिपाया गया था। अब 250 लोगों को छिपाने के लिए इतनी बड़ी कसरत कोई कर रहा होगा,
मुझे ऐसा लगता नहीं कि विदेशी मेहमान या जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनमें भोपाल की अच्छी छवि केवल एकमात्र ये कारण नहीं है। हो सकता है कि इंदौर के पैटर्न पे भोपाल में भी आइडिया आया हो प्रशासन को कि हमें भिखारी मुक्त करना है, परंतु भिखारी और ब्लूप्रिंट के बिना कर रहे हैं ऐसा भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिला प्रशासन जो भी कोई कार्रवाई करता है तो उसके आगे पीछे की सोच के करना चाहिए कि भिखारियों को हटा तो देंगे पर उनमें से कुछ लोग ऐसे ना हों जो बिना भीख के मर जाएं या और परेशान हो जाएं। तो उनके लिए जो व्यवस्था नियमों में दी गई है वो व्यवस्था ज़रूर लागू की होगी। नगर निगम और प्रशासन के बीच ज़मीन को लेकर पत्राचार करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे सरकारी मकान हैं, सरकारी भवन हैं जो खाली पड़े हैं, जिसमें कुल 250 लोगों को एडजस्ट करना है। तो इसलिए जिला प्रशासन ने कदम उठाया है तो ज़रूर सोच समझ के उठाया होगा। यद्यपि देखा जाए तो समाज के सामने जो विभिन्न समस्याएं हैं सामाजिक आर्थिक, उनको देखते हुए ये भिखारी की समस्या एक बहुत छोटी सी समस्या है। भोपाल की 30 लाख की आबादी है, यदि 30 लाख की आबादी में केवल 250 लोग भीख मांग रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी संख्या नहीं है। हाँ, 10,000 15,000 होते तो समझ में आता कि हर चौराहे पे भीख मांगते हैं। फिर भी एक कदम उठाया गया है तो हमें इंतजार करना चाहिए कि प्रशासन इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से और जैसा नियमों में प्रावधान है वैसा लागू करे। बिल्कुल। विनीता सिंह तोमर जी, क्या साइकोलॉजी रहती है इन लोगों की, क्योंकि यहाँ पे तो प्रशासन की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया उनको पुनर्वास करने के लिए और बाकायदा यहाँ पे देखिए नियम कानून भी बनाया गया है, लेकिन पूरी तरीके से दोबारा ये समस्या ना पनपे इसके लिए क्या ऐसा सख्त और ठोस कदम उठाना चाहिए? जी, इसके लिए दीपिका जी, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें रूट कॉज में जाना चाहिए कि ये किस वजह से होता है। क्योंकि जैसे मैं भोपाल में फ्लाईओवर पाठशाला रन कर रही हूँ अपने ट्रस्ट के तत्वाधान में, तो जहाँ पे मैं ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ और ऐसे ही अभिभावकों की काउंसलिंग करती हूँ कि जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं, जो जिनके बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर के बच्चे हैं। और जब मैंने ये पाया इन 1.5-2 साल जब मैं ग्राउंड लेवल पे काम किया, तो मैंने देखा कि इनके जो अभिभावक होते हैं ये आज के टाइम पे ये अपने बच्चों पे डिपेंड हो चुके हैं और जिसके चलते ये बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। जब हम पाठशाला उनको निःशुल्क दे रहे हैं तो कई बार वो उनको मार के हमारी पाठशाला से उठाकर लेकर जाते हैं और बच्चों से भीख मंगवाते हैं, क्योंकि बच्चे एक इनोसेंट फेस होते हैं और लोगों की एक मर्जी होती है उनको देखकर। तो ये बहुत ही जिला प्रशासन की तरफ से बहुत ही उत्तम कदम उठाया गया है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 को ये इंदौर में ये लागू हुआ। और क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर भी अगर कलेक्टर जी के द्वारा ये प्रावधान अगर लागू कर दिया गया है तो इससे काफी कुछ जो ऐसे गिरोह हैं जो गलत काम में इन बच्चों का और उनके पेरेंट्स का यूज हो रहा है, कई ऐसे हैंडीकैप लोग हैं, तो इसके पीछे ड्रग सप्लाई से लेके बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारा चैनल है। तो ये कोई, हालांकि जैसे सर ने बताया कि भोपाल में जो जनसंख्या है वो 150 के करीबन है, पर सर इसके पीछे बहुत से ऐसे बच्चे, अगर आप रेशियो देखेंगे तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा कि कोलार में, शायद परसों की बात है, कि एक दिन में 10 बच्चे किडनैप हुए। तो ये बच्चे अगर ये भोपाल में मध्य प्रदेश से ही अगर लिया जाए तो कितने बच्चे पूरे साल में किडनैप होते हैं, कितने वापस आते हैं और ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीजें उन पे रोकथाम लगेगा। और जो लोगों में एक बेरोजगारी को लेकर एक वो हो गया है कि हम भीख मांगेंगे और हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, क्योंकि जब हम फ्लाईओवर पे देखते हैं कई लोग आते हैं, डोनेशन देकर जाते हैं, बच्चे हमारे पढ़ रहे होते हैं, लोग डोनेशन देने आते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनकी निष्ठा होती है, उनकी भावना होती है कि वो दान करें, पर उसका दुरुपयोग होता है। उनके परिवार जो जरूरत हुई उसको लिया और कई बार उसको इस तरीके से फेंक दिया। तो हमें बड़ा दुख होता है कि किसी ने इतने अच्छे से, इतनी निष्ठा से दान दिया और उसका इतना दुरुपयोग हो रहा है, गंदगी भी फैल रही है और ये लोग, ये जो होते हैं ये डिजीज का भी एक जरिया बनते हैं, गंदगी रखते हैं ये लोग। हम इनको जब स्वच्छता, सफाई और कपड़े डोनेट करते हैं तो ये उसको ना यूज करके ये वैसे ही गंदे रहना पसंद करते हैं, ताकि इनको क्योंकि उनकी साइकोलॉजी वैसी हो गई है और उनको मुख्य धारा तक जोड़ने के लिए लगता है कि समय समय पर इनका काउंसलिंग करना भी बेहद जरूरी होता होगा। अब यहाँ पे सर आपके पास आते हुए खरे सर,
क्योंकि आप पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है सर? क्योंकि देखिए 250 का जो आंकड़ा है ये नंबर कम है, लेकिन इसके पीछे देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ऐसे केसेस में सामने आते हैं, नशा, क्राइम रेट भी बढ़ता है, तो कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के लिए? पुलिस की इसमें जो मध्य प्रदेश भिक्षा निवारण अधिनियम 1973 है, उसमें भीख मांगना, भीख देना अपराध घोषित बहुत पहले किया जा चुका है। अभी 2018 में उसका संशोधन किया गया। पहले कोड़ी के संबंध में कुछ एक्सेप्शन थे, उनको खत्म कर दिया। तो कुष्ठ रोग है वो उपचार उसका सरकार द्वारा दिया जाता है। भिखारी का जो भीख का बिजनेस है, ये हजारों करोड़ों का बिजनेस है पूरे महानगरों में जो फैल रहा है कैंसर की तरह। और मेरे ख्याल से 0.01% ही ऐसे भिखारी होंगे ओरिजिनल, बाकी सब व्यवसाय के तौर पर चलते हैं। इसमें जो एक्ट मैंने बताया आपको, मध्य प्रदेश भिक्षा निवारण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2018 में, इसमें जिला कलेक्टर, पूरे मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं, वो एक आदेश निकाल के इसमें कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें। डायरेक्ट पुलिस कभी इसमें एफआईआर नहीं काट सकती जब तक जिला दंडाधिकारी किसी भी जिले का हो, इंदौर का हो या भोपाल का हो या छोटे जिले का हो। तो जिला दंडाधिकारी महोदय एक आदेश निकालते हैं और प्रतिबंधित करते हैं भीख मांगना, भीख देना अपराध है। उस आदेश की अवहेलना पे पहले एक धारा 188 होती थी, आजकल 223 बीएनएस की धारा, उसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज होकर दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। भिखारी या भीख मांगना ये एक बहुत बड़ी समस्या है शहर के लिए, और अपराध इसमें ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे अभी वो तोमर मैडम बोल रही थी कि जो बच्चे गायब होते हैं, हजारों, कहना तो नहीं चाहिए, लाखों की संख्या में बच्चों का अपहरण होते हैं, ये भीख मांगने वाले उसी में उसका दुरुपयोग करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, जो भोपाल कलेक्टर ने जो किया है आदेश, इस टाइप की प्रथा मध्य प्रदेश के सारे कलेक्टर अपने स्तर पर कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा रहता, हमारे देवेंद्र राय साहब इसको समझते हैं कि डायरेक्शन देना पड़ता पुलिस के ट्रैफिक वालों को या छोटे कर्मचारियों को, आप इसका पालन करवाएं, तब वो। तो कुल मिलाकर यहाँ पे समय समय पर मॉनिटरिंग करना भी बेहद जरूरी होगा। अजय, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रशासन के द्वारा ये काम किया जा रहा है। पुनर्वास के लिए क्या कोशिश, किस तरीके से वहां पे व्यवस्था की जा रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ अरसे पहले हमने एक मुद्दा उठाया था दीनदयाल रसोई का। दीपिका, आपको याद होगा तकरीबन 5 रुपए में दीनदयाल रसोई में जो है तमाम गरीबों और ऐसे ही लोगों को जो बेसहारा हैं, जो भिक्षावृत्ति करते हैं, उनको 5 रुपए में दीनदयाल रसोई के माध्यम से भोजन मिलता था। लेकिन अब उसमें भी एक दिक्कत आई। परेशानी ये रही कि बिना मोबाइल नंबर के वो उनको भोजन नहीं दिया जाएगा। अब भिक्षावृत्ति करने वालों के सामने एक और संकट ये होता है कि यदि उनके जेब में मोबाइल नहीं है और वो यदि खाना चाहते हैं तो उनको भोजन भी नसीब नहीं होगा। जबकि जब योजना आई थी तब इसमें ऐसी कंडीशन नहीं थी। यही कारण है कि भिक्षावृत्ति की एक बार जो है और इस डायरेक्शन में जो भिक्षावृत्ति करने वाले हैं वो और आगे बढ़कर भिक्षावृत्ति करते हैं, फिर उनको कहीं और भोजन करना पड़ेगा, किसी और होटल में जाके खाना पड़ेगा, वो महंगा होगा, क्योंकि सारा सवाल पेट से जुड़ा हुआ है। जैसा आपने खबर के शुरुआती दौर में सुना था कि मेरे को गेहूं भी नहीं मिलता है, राशन भी नहीं मिलता और पेंशन भी नहीं मिलती है, तो ऐसे में बचता क्या है? कमोबेश तमाम जितने भी गरीब हैं, जितने भी भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं, उन सबके सामने संकट ये भी है। कुछ गिरोह के तौर पर जरूर काम करते हैं और इन सब के बीच में गिरोह के तहत काम करने वाले लोगों के सामने संकट ये होता है कि आखिर वो कैसे ले, कैसे हासिल करें। एक गिरोह उनको, मासूमों को जरूर उन पर काम करता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पकड़े भी गए हैं, पकड़े भी जाते रहे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, पुलिस ने अपने तरीके से कार्रवाई की है। लेकिन अभियान इनकी मूल जड़ में जाकर काम करना होगा, शासन को, प्रशासन को, और उन सब के बीच में आकर जो भी इसके बारे में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उन पर कार्रवाई करना होगा। प्रशासन को, तमाम अधिकारियों को मैदान पर उतरकर काम करना होगा। जिस तरीके से भिक्षावृत्ति करने वालों को पकड़ने पर काम किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, वैसे ही आते कहां से हैं, इनके जीवन यापन की व्यवस्था एक बार समूची कर दी जाएगी तो हो सकता है कि इस पूरे मामले पे लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल अजय, ये जानना बेहद जरूरी है कि ये आते कहां से है। यहाँ पे सर देवेंद्र सिंह जी, क्योंकि देखिए कुछ जो भीख मांगने के लिए लोग आते हैं वो राजस्थान, पंजाब और दूसरे इलाकों से आते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा नेक्सस जो है, पूरा एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। पहले तो उस गैंग को, उस नेक्सस को तोड़ना होगा, तभी जाके ये जो है पूरी तरीके से जड़ से समाप्त होगा ये पूरा भिक्षावृत्ति। सर इधर इनका
इनका सर का नेटवर्क चला गया। देवेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं लगा दूं, कान में लगा दूं, ऐसे ही ट्रांसफर कर दूं। अरविंद सर, यही सवाल मेरा आपसे है, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए किस तरीके से हमें और ठोस कदम उठाना हो? क्योंकि देखिए, हमने कदम तो बढ़ाया है भोपाल को भीख से मुक्त करने के लिए, क्योंकि ये समस्या जड़ से खत्म हो, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए और क्या क्या चैलेंजेस आपको नजर आते हैं? इसके लिए सबसे ठोस कदम यही है, इन सबको पकड़ के पूछताछ की जाए ढंग से। उनका जो गिरोह है जहाँ से ये चलते हैं वहाँ मूल जड़ पे पहुंचा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पुलिस को इसमें अधिकार नहीं है दखलंदाजी करने का। इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया जाए। अभी ये असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल। सिर्फ जिला दंडाधिकारी के आदेश के पालन ना करने पे 223 BNS के तहत कार्रवाई की जाती। उसके बाद जब पुलिस का कोई भी जो SIT बने, हर गिरोह का जो भिखारियों का गिरोह है, इनकी जांच की जाए, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ का रहते हैं, तो ऑटोमेटिक इनका भंडाफोड़ होगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इनका अभी सजा भी इसमें बहुत ही नाम मात्र की सजा है इस एक्ट में। इस एक्ट में सजा भी अच्छी प्रावधान किया जाए, शासन स्तर पे प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरा, जो फील्ड के लोग हैं, विशेष तौर पे ट्रैफिक कर्मचारी, पुलिस के जो छोटे कर्मचारी है, इनको इस ड्यूटी में लगाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन होकर ही होता है, इसके बाद फिर थाना प्रभारी और सीनियर अधिकारी आते हैं। ठीक है। विनीता जी, जिस तरीके से यहाँ पे कोशिश है प्रशासन की कि इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है, हम इनको लेकर गए, पुनर्वास केंद्रों में इनको स्थापित किया गया, उसके बाद ये लोग, क्योंकि इनको तो आदत है मांग कर खाने की और ये ना जाने किस किस दूसरे कार्यों में इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, कैसे इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है? कैसे इनके जीवन को सामान्य किया जा सकता है? जैसे कि हम जैसी जो संस्थाएं हैं वो प्रशासन के सहयोग से अवेयरनेस ड्राइव करे, इनके अधिकारों के बारे में इनको बताए जो इनको जिसकी जानकारी नहीं होती है। और जिस तरीके से आज जोरों शोरों से इनको भिक्षावृत्ति को लेकर पाबंदी की गई है, उसी जोरों शोरों से कई आंगनबाड़ियों को और भी प्रशासन को इस चीज के लिए आदेश दिया जाए कि जो ऐसे लोग हैं उनको चयनित करे जिनके आधार कार्ड नहीं है, जिनके राशन कार्ड नहीं है, कौन गरीबी रेखा से नीचे है और कौन इस तरीके के लोग हैं, तो उनको उनके अधिकारों को भी दिलाया जाए और उनको कोई ना कोई रोजगार का साधन दिलाया जाए, जिसके जरिए वो उनकी काउंसलिंग, मानसिक काउंसलिंग की जाए। तो ये मुझे लगता है कि ये प्रशासन की तरफ से एक उत्तम कदम भी होगा और इनको सही मार्गदर्शन भी मिलेगा और इनके बच्चों को भी अधिकार मिल पाएगा। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जब हम इनसे बात करते हैं इनके अभिभावकों से, तो ये जब जाते हैं किसी डॉक्यूमेंट के लिए तो इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इनके बच्चों के आधार कार्ड नहीं है क्योंकि बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज आते हैं। तो उस चैनलाइज को थोड़ा सा इजी किया जाए, उसको पर्टिकुलर उन लोगों को डिवोटेड किया जाए कि इनके लिए काम किया जाए। और जब इनके अधिकार मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे हम इन चीजों पे और इनको लेकर हम सही मार्ग पर काम कर पाएंगे और ये भविष्य में इनके बच्चे आने वाले एक अच्छे नागरिक भी होंगे और ये लोग भी भविष्य समाज के लिए एक शायद, जैसे आप देख रहे हैं कि आज एग्रीकल्चर को लेकर भी लोग करना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग बिल्कुल बाहर से आ रहे हैं, माइग्रेंट तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के, आप जैसे जो संस्थाएं चला रहे हैं उनकी कोशिश से इन लोगों का जीवन में मुख्य धारा से जुड़े और एक सामान्य जीवन जो है व्यतीत कर सके, ये हम उम्मीद करते हैं। देवेंद्र सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? यहाँ आ रही है जी। सर, भीख मांगना और देना अब ये कानूनी श्रेणी में आता है, अपराध माना जा रहा है और एक सामाजिक बुराई भी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि गरीबों को, अपाहिज लोगों को उनकी ये जरूरत भी है, क्योंकि यहाँ पे बात पेट की आती है। तो ऐसे में प्रशासन को बैलेंस करना कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, जो 250 भिखारियों के बारे में आपने संख्या बताई, उनमें से 50 को तो मैं व्यक्तिगत रूप से पहचानता हूँ। जहाँ भी मैं बाहर जाता हूँ वो स्पॉट्स भी मुझे मालूम है जहाँ ये रहते हैं। भिखारी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक, पहले कैटेगरी में वृद्ध लोग, 60-65 साल से ऊपर के महिलाएं और पुरुष। दूसरा, विकलांग पुरुष जिनका नकली पैर है या जिनका पैर कटा हुआ है या जिनको दिखता बहुत कम है। और तीसरा जो है वो छोटे बच्चे। और चौथा है जो पेन बेचने की आड़ में और ये जो कान से रुई साफ करने की आड़ में वो उसको बेच के डबल कीमत पर पैसा लेते हैं। इनमें से कई की जो वृद्ध लोग हैं इनकी तो आदत पड़ गई है
घर में ये बैठते ही नहीं, सुबह से निकल कर ये आकर अपने चौराहे बिल्कुल। पर या सर, मंदिर मैं पर माफी के आकर साथ रोकना बैठ चाहूंगी जाते आपको, हैं क्योंकि समय और हमारे पास मंदिर के इतना ही है, दर्शनार्थी लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से जो कोशिश की गई है, जल्दी भोपाल को जो है भीख से मुक्त किया जाए और भोपाल जितना खूबसूरत शहर है, इसके बाद से ये बुराई भी जो है भोपाल से हट जाए, यही हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजय, आपका भी विस्तार से जानकारी देने के लिए शुक्रिया। यहाँ पे रुक रहे एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।